हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस को समझेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़े थे वो पियर्सन्स कोरिलेशन थे। उसमें हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन अगर डेटा जो है वो रैंक की फॉर्म में हो तो फिर हमें रैंक ऑर्डर कोरिलेशन या कोई और ऐसा जिसमें रैंक्स का यूज़ किया जाता है वो वाले कोरिलेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कब कौन सा कोरिलेशन काम आएगा। तो रैंक के फॉर्म में है तो उसमें से एक हमारे पास जो कोरिलेशन है वो है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। और इसमें ये कह रहे हैं कि द ऑर्डिनल स्केल डेटा इज कॉल्ड एज रैंक ऑर्डर। ऑर्डिनल स्केल मतलब जब ऑर्डर में होते हैं, नंबर एक ऑर्डर में चल रहे होते हैं, इसलिए रैंक है और ऑर्डर है, दोनों वर्ड्स है इसमें। तो रैंक ऑर्डर डेटा क्या है? व्हेन द डेटा इज इन द रैंक ऑर्डर फॉर्मेट देन द कोरिलेशन दैट कैन बी कंप्यूटेड इज कॉल्ड रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। द रैंक ऑर्डर डेटा प्रेजेंट द रैंक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और सब्जेक्ट। तो इसमें हमारे सब्जेक्ट्स के रैंक्स होते हैं। तो जैसे अगर किसी सब्जेक्ट का रैंक आगे लिखा हुआ है तो उस एक ऑर्डर में रैंक लिखे जाते हैं। द ऑब्जर्वेशंस आर ऑलरेडी इन द रैंक ऑर्डर और द रैंक ऑर्डर असाइन टू देम। मार्क्स ऑब्टेन इन यूनिट टेस्ट विल constitute a continuous data, but if only the merit list of the students is displayed then the data is called as rank order। तो अगर हम खाली मार्क्स की बात करते हैं किसी की तो वो तो कॉन्टिन्यूस में आ जाता है, तो उसमें तो हम पियर्सन्स को रिलेशन यूज़ करते हैं क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस डेटा है। लेकिन जब हम उसको रैंक वाइज लिखते हैं, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, उसके आगे नाम लिखे होते हैं बच्चों के, तो ये रैंक ऑर्डर को रिलेशन हो जाता है। एंड आगे देखते हैं इसकी क्या एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस अंडरलाइंग पियर्सन्स कोरिलेशन नॉट सेटिस्फाइड। तो जब पियर्सन्स कोरिलेशन के एजम्पशन नहीं सेटिस्फाई होते तो रैंक ऑर्डर यूज़ करना पड़ता है। Statistical significance testing of Pearson's correlation requires some assumptions about the distributional property of the variable। और ये अजम्पशंस क्या थे हमने पहले यूनिट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि पियर्सन्स कोरिलेशन में हमें कुछ ऑलरेडी अज्यूम्ड करना पड़ता है चीज़ों के बारे में। जब वो चीज़ें अज्यूम नहीं हो पाती है, वो अजम्पशंस नहीं हो पाते हैं क्लियर, तो हम उसके अगेंस्ट में फिर हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? नॉन पियर्सन कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे हैं डिफरेंट, जैसे कि रैंक ऑर्डर उसमें से एक है। और ये बोल रहे हैं कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कहाँ एप्लीकेबल है? अंडर सर्कमस्टांसिस व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नॉट लीनियर। जब रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, लीनियर मैंने आपको क्या बताया था, जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो जब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नॉट लीनियर बट स्टिल इट इज़ मोनोटोनिक रिलेशनशिप। मोनोटोनिक मीन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इज वन वेयर वैल्यूज इज इन द डेटा आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एंड नेवर डिक्रीजिंग, और कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग एंड नेवर इंक्रीजिंग। तो यहाँ तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, या वैल्यू कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। इस केस में हम पियर्सन्स कोरिलेशन का यूज़ नहीं करते, फिर हम इसमें रैंक ऑर्डर कोरिलेशन यूज़ करते हैं। मोनोटोनिक रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। मोनो मतलब सिंगल डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना कि एक्स इंक्रीज होता है तो वाई कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, या एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। तो उस केस में बेटर ऑप्शन है कि हम रैंक ऑर्डर का यूज़ करेंगे। नीचे ये जो आपको इन्होंने दिखाया हुआ है ये रैंक ऑर्डर मतलब ये मोनोटोनिक रिलेशनशिप है एक्स एंड वाई का। लीनियर में क्या होता है? लीनियर में लाइन सीधी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कर्व्ड लाइन है, इसको कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। तो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है जिसको हम मोनोटोनिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें हम रैंक ऑर्डर का यूज़ करते हैं। और एक हमने एक नॉन लीनियर में एक और हमने लास्ट टाइम बात की थी यॉर्किस डॉटसन लॉ की, जिसमें हमने स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का रिलेशन बताया था कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो वो कम हो जाता है। तो वो चीज़ क्या है? वो मोनोटोनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो बढ़ रहा है, बाद में वो कम हो रहा है, वो दोनों डायरेक्शंस में जा रहा है, तो उसको हम मोनोटोनिक में नहीं लेंगे। तो उस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो वो लीनियर में नहीं आता क्योंकि वो ऐसे है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन वो मोनोटोनिक में भी नहीं आता क्योंकि वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो अगर कोई चीज़ डायरेक्टली बढ़ी जा रही है कर्व फॉर्म में तो वो मोनोटोनिक होती है। तो इसमें हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। तो पहले हमारा है स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, और जिसको हम स्पीयरमैन्स रो भी बोलते हैं। और इसका जो इंडिकेशन होता है आर एस से। कोरिलेशन का आपको पता ही है कि आर है सिंबल, और स्पीयरमैन है तो आर एस। तो ये किसने दिया था कोरिलेशन? एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है जिसकी हम इंटेलिजेंस थ्योरी भी पढ़ते हैं, चार्ल्स स्पीयरमैन।
जिन्होंने ये स्पेयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन दिया था हमें। और इसमें ये कहते हैं कि इट वाज डेवलप्ड टू कंप्यूट कोरिलेशन व्हेन द डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन टू वेरिएबल्स on for n subjects. It can also be calculated for data of n subjects evaluated by two judges for inter-judgment agreement. It is suitable for the rank order data if the data on x or y on both the variables are in rank order. Spearman's row is applicable. तो वही वाली बात कर रहे हैं कि रैंक ऑर्डर में होगा तो स्पीयरमैन्स रो एप्लीकेबल होगा। इसकी भी रेंज अगेन वही है जो एक कोरिलेशन की होती है -1 से +1, जैसे पियर्सन्स कोरिलेशन की भी थी। इसमें भी वही साइन का वही इम्पोर्टेंस है। माइनस का मतलब आपको दिखा रहा है कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है और प्लस का मतलब दिखा रहा है कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो इफ द साइन इज पॉजिटिव द रिलेशन इज पॉजिटिव, इज साइन इज नेगेटिव देन द रिलेशन इज नेगेटिव, एंड द वैल्यू ऑफ आर क्लोज टू 0 द रिलेशनशिप इज वीक, एंड द वैल्यू ऑफ आर अप्रोचेज 1 द स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। सेम वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं जो पियर्सन में भी थी कि जितनी ज़्यादा 0 के पास होगी वैल्यू उतनी वीक होगी रिलेशनशिप, और जितनी ज़्यादा 1 के पास होगी वैल्यू, चाहे वो +1 हो चाहे वो -1 हो, जितना ज़्यादा 1 के पास वैल्यू आएगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी आपकी कोरिलेशन, डिपेंडिंग ऑन कि आपका वो सिंबल नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, वो भी उसमें देखना ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं अगर 1 आ जाता है, 1 ही आ जाता है फिर तो परफेक्ट है रिलेशनशिप, अगर 1 ही आ जाता है आपका कोरिलेशन। एंड अब इसमें नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे होते हैं, तो इट कैन बी कंप्यूटेड एज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वी डू नॉट कैरी आउट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूज ऑफ रो। इफ कोरिलेशन इज कंप्यूटेड एज स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेटेड, मतलब हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम एस्टिमेट कर रहे हैं। हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, हम सैंपल के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम किसके बारे में एस्टिमेशन लगा रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में। तो नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें चाहिए होते हैं। तो जब हमें सैंपल की कोई चीज़ की एस्टिमेशन पूरी पॉपुलेशन के लिए करनी है तो उसमें हमें नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस चाहिए होते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमें कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं है या 0 के बराबर है कोई चीज़। तो यहाँ पे स्पीयरमैन्स कोरिलेशन का ये 0 बोल रहा है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहा है कि कोरिलेशन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है। तो 0 को हमने काट दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब 0 नहीं है, कोरिलेशन कुछ ना कुछ तो है। डिपेंडिंग ऑन दी थ्योरी द अदर ऑल्टरनेटिव। अब यहाँ ये चीज़ हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें वन टेल्ड टेस्ट करना होता है, जब हमें देखना होता है कि हमारी डायरेक्शन नेगेटिव साइड जा रही है या पॉजिटिव साइड जा रही है, तो डायरेक्शनल करना होता है तो वन टेल्ड, और जब ये यूज़ करते हैं इक्वल टू साइन वाला तो इसमें हम टू टेल्ड करते हैं। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं टू टेल्ड टेस्ट वन टेल्ड टेस्ट की। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ स्पीयरमैन्स रो इज स्मॉलर देन 0। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 0 से स्मॉलर है और यहाँ बोल रहे हैं कि 0 से बड़ी है। रिमेंबर ओनली वन ऑफ देम हैज़ टू बी टेस्टेड। तो हम इसमें किसी एक का ही टेस्टिंग करते हैं। अब इसमें ये आपको वो बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे। तो वेरी ऑब्वियसली द डेटा ऑन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्पीयरमैन्स रो। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर डेटा बाई चांस कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है आपको, तो पहले आपको उसको रैंक में चेंज करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आपको डेटा कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है, मतलब नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4, तो उसको पहले रैंक में चेंज करो। स्कोर्स दिए हुए हैं, मान लो किसी के 100 में से 99 97 58 ऐसे बच्चों के स्कोर्स दिए हुए हैं 79, तो उसको पहले रैंक में चेंज करना है क्योंकि हम रैंक ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का सिंबल है ये। उसके बाद 1 - 6 के बाद समेशन डी स्क्वायर कर रखा है। तो डी क्या है, दोनों के वैल्यूज़ की, एक्स के जो स्कोर हैं वाई के जो स्कोर हैं उनकी जो रैंक्स होती हैं, उनकी जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ रैंक्स, तो इनके बीच के डिफरेंस को डी बोला हुआ है। इनके रैंक्स के बीच के डिफरेंस को डी बोला हुआ है, जो हम अभी निकालेंगे। और एन तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं।
तो अब इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जाम्पल, वी हैव टू अपीयर फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़. वी आर इंटरेस्टेड इन कोरिलेटिंग अंडर ग्रेजुएट मार्क्स एंड परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस टेस्ट. कि किसी के अंडर ग्रेजुएट के मार्क्स और एंट्रेंस टेस्ट की परफॉर्मेंस को कोरिलेट कर रहे हैं. 10 लोगों के मार्क्स हैं एंड बट वी ओनली हैव रैंक्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इन अंडर ग्रेजुएट. तो उनकी रैंक है इन लोगों की, ये लोग हैं ABCD, ये लोग हैं और ये इनकी रैंक है उसमें अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में इनकी रैंक्स हैं ये. and merit list of the entrance performance, we want to find the correlation between rank in undergraduate and rank in entrance. अब दोनों के बीच में हमें ये चीज़ जो है, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, रैंक इन एंट्रेंस, दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन चाहिए. तो ये डेटा आपको यहाँ टेबल में प्रोवाइड किया हुआ है. इफ द डेटा ऑन वन और बोथ वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूस, वी नीड टू ट्रांसफर दिस डेटा. ये तो पहले भी बता दिया आपको, अगर कॉन्टिन्यूस होता, अभी तो इन्होंने रैंक ही दी हुई है तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन कॉन्टिन्यूस होता तो हमें रैंक में चेंज करना पड़ता. तो इसका पहला स्टेप क्या है, लिस्ट द नेम्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन कॉलम 1. तो हमने ऐसे लिखा हुआ है जैसे यहीं पे, राइट द स्कोर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑन एक्स वेरिएबल. यहाँ पे ये वाला एक्स वेरिएबल है और ये वाला वाई वेरिएबल है. एंड राइट द स्कोर ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑन वाई वेरिएबल इन द कॉलम लेबल्ड एज वाई. we will skip this step because we do not have original scores in undergraduate. तो हमारे पास स्कोर नहीं है अभी फ़िलहाल, हमारे पास डायरेक्टली रैंक्स हैं. तो अभी यहाँ पे हमें स्कोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ पहले स्कोर्स लिखे जाते हैं फिर उनकी रैंक्स निकाली जाती हैं. तो अभी हमारे पास डायरेक्टली रैंक दी हुई है, स्कोर्स नहीं है. स्टेप 3 है रैंक दी स्कोर्स ऑफ एक्स वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर. अब जैसे स्कोर अगर दिए होते तो हमें उन्हें रैंक देनी पड़ती ना, तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं स्टेप 3 की, कि पहले हमने जैसे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे ABCD ऐसे करके 10 सब्जेक्ट्स हैं, फिर उनके स्कोर लिखे. हमारे पास स्कोर नहीं है लेकिन होते तो हम स्कोर लिखते, स्कोर X, यानी कि उसमें एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स थे. तो यहाँ स्कोर आ जाते, किसी के 50 है मार्क्स, किसी के 60 है मार्क्स, किसी के 72 है मार्क्स. फिर यहाँ पे दूसरा स्कोर आ जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना स्कोर है, उसमें भी जो भी उनके मार्क्स हैं उसके स्कोर्स आ जाते. फिर उसकी अगेन हम उसकी रैंक बना के लिखते हैं यहाँ पे. तो वो चीज़ हमें नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी रैंक दी हुई है. तो असेंडिंग ऑर्डर में हम उसकी रैंकिंग करते हैं, ये हम आगे अभी समझ लेंगे. तो रैंक दी स्कोर्स ऑफ वाई वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे आर की करी वैसे वाई की करनी है, तो इसको हम RX एंड RY बोलते हैं, जो हम रैंक करने के बाद लिखते हैं. तो फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे हमने RX और RY निकाल लिया, मतलब स्कोर्स की रैंक्स दे दिया. रैंक कैसे देते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में सब, अब मार्क्स के केस में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक देते हैं ना, सबसे ज़्यादा वाले को 1 देते हैं रैंक. तो इसकी रैंक 1 है, जैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी रैंक 2 आ जाएगी, इसकी रैंक 3 आ जाएगी. ऐसे ही इधर सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके हैं तो इसकी 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 3. तो ऐसे रैंक्स देनी है, चाहे आप असेंडिंग में जो दो चाहे डिसेंडिंग में दो, जैसे आपको ठीक लगे. वो रैंक लिखने के बाद 3 to 1 3 to 1 दोनों साइड आ गई है. तो उसके बाद हमने D निकालना है. D का मतलब क्या है कि आपने RX माइनस RY करना है. तो जैसे यहाँ पे 3, ये बाई चांस सेम आ गई है क्योंकि मैंने स्कोर्स इस तरह लिख दिए थे, लेकिन अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. तो जैसे सपोज़ यहाँ उल्टा हो जाता, 1 2 3 हो जाता, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाता वैल्यू 2, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे -2, इस तरीके से. स्क्वेयर ईच वैल्यू ऑफ D एंड एंटर इट द नेक्स्ट कॉलम. फिर उसके बाद D, ये हमने क्या निकाल दिया, ये D है. फिर इसका स्क्वायर कर दो, D स्क्वायर का, और D का स्क्वायर कर दो. D का स्क्वायर करने के बाद उसका समेशन ऐड कर दो. तो ये बोल रहे हैं कि इस केस में 18 आ रहा है, इस एग्जाम्पल के केस में D का स्क्वायर 18 आ रहा है. तो जैसे इन्होंने पहले D निकाला होगा RX माइनस RY करके, D निकाला होगा ना, इसको D बोला है RX माइनस RY को. तो हम माइनस कर लेते हैं D निकालने के लिए. जैसे 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3. ऐसे ही 5 माइनस 6 हो जाएगा -1. फिर 3 माइनस 2 हो जाएगा 1. 6 माइनस 7 हो जाएगा -1. 9 माइनस 10 हो जाएगा
-1, 2 - 1 again 1, 4 - 3 is 1, 10 - 9 1, 8 - 8 0 एंड 7 - 5 2। तो ये तो पहले डी निकाल लिया दोनों रैंक्स को माइनस करके, फिर डी स्क्वायर निकालना है। तो डी स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, देन ये सारा तो 1 1 ही हो जाएगा। तो ये कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0 का 0 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 20 आ रहा है टोटल। तो ये समेशन डी जो आ रहा है ये 20 आ रहा है, 18 नहीं आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है। सो दिस इज नॉट 18, दिस इज 20 फॉर इट्स एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ करी हुई है, देखो यहाँ पे इनका 20 ही आ रहा है, वहाँ पे मिस प्रिंट है। तो ये रैंक्स ऑलरेडी लिखी हुई थी दोनों, फिर दोनों को इन्होंने माइनस करके पहले दोबारा लिखा, यहाँ पे RX से RY कर दिया पहले, फिर उसके बाद दोनों को माइनस करा, वही चीज़ आ रही है जो हमारी आई थी, स्क्वायर करा D20, फिर फॉर्मूले में कैसे पुट करा 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, यानी कि ये जो ये है समेशन ऑफ डी स्क्वायर यानी कि 6 × 20 हो गया, डी स्क्वायर का समेशन 20 है, डिवाइडेड बाय n, मतलब कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10, अंदर भी n स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर -1। तो ये सारा पहले कंप्यूट करना है आपको, ये सॉल्व करना है पूरा का पूरा, लास्ट में जो आएगा उसको 1 से माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी कोरिलेशन की। तो इस तरीके से स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन निकालना है। तो इसके स्टेप्स आपको लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझना ज़रूरी था कि पहला स्टेप बोल रहे हैं कि पहले नेम्स की लिस्ट लिख लो, दूसरा स्टेप कह रहे हैं कि एक्स और वाई वेरिएबल के स्कोर्स लिख लो, फिर तीसरा स्टेप कह रहे हैं कि उनकी रैंक्स निकाल लो और रैंक्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो पांचवें स्टेप में, फिर छठे स्टेप में बोल रहे हैं कि उसका समेशन कर लो डिफरेंस का, उसके बाद उसको हम फॉर्मूले में पुट करके, ये 6-7 स्टेप्स आपको लिखने होते हैं और उसको फिर आप करके भी दिखा सकते हो। सो द वैल्यू ऑफ रो इज 0.818। अब ये पॉजिटिव आंसर आया हमारा, नेगेटिव नहीं आया, तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन तो है ही है, जिसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे उसके एंट्रेंस में भी तो अच्छे आएंगे, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू 1, इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। द टाइड रैंक्स वर नॉट एम्प्लॉयड इन दिस एग्जाम्पल सिंस इट वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो ये जो था आपका, ये था, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मुझे बतानी है कि ये जो वैल्यूज़ अभी हम पढ़ रहे थे ये थी अनटाइड कोरिलेशन, इसको हम अनटाइड बोलते हैं, जिसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है, इसमें से कोई भी रैंक आपकी रिपीट नहीं हुई, सब अलग अलग रैंक्स थी। व्हेन देर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ रैंक्स, तो इसको हम बोलते हैं अनटाइड। तो आपको इन्होंने पहले इजी वाला समझाया है, अनटाइड वाला। अब ये कह रहे हैं कि ये पहला एग्जाम्पल था इसलिए अनटाइड लिया था, अब दूसरे एग्जाम्पल में ये बोल रहे हैं कि हम टाइड रैंक्स बताएंगे, यानी कि जिसमें रिपीट हो जाती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पियर्सन्स एंड स्पीयरमैन, the Pearson's correlation on the ranks of xy is equal to Spearman's correlation. That's the relation between Pearson's and Spearman. मतलब ये कह रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है दोनों का, कि दोनों के केस में ही पियर्सन करो चाहे स्पीयरमैन करो, कोरिलेशन सेम ही आता है। अब ये टाइड रैंक्स की बात करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बड़ा है, वैसे सिंपल है फॉर्मूला, इसमें जो लगना है वैल्यूज़ वो तो कैलकुलेट हो जाती है आसानी से, पर फॉर्मूला बड़ा है। इसमें रैंक्स कैसे दी होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 7 इधर भी है 7 इधर भी है, 11 इधर भी है इधर भी है, तो ये कौन सी हो गया, ये टाइड हो गया। टाइड मतलब रिपीट हो रही है रैंक्स। तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। The ranks are called tied ranks when 2 or more subjects have the same score on a variable. सेम मार्क्स भी तो हो सकते हैं ना लोगों के, मतलब यूजुअली तो यही होता है कि सेम मार्क्स भी हो जाते हैं लोगों के, तो उस केस में दोनों को रैंक सेम मिलनी चाहिए, तो वो टाइड रैंक्स हो गई। एंड इसमें फिर फॉर्मूला भी अलग हो गया, ये फॉर्मूला है, इसमें ये क्या है, एक्स वाई, क्या एक्स वाई तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई वेरिएबल की, उसी को मल्टीप्लाई एक जगह किया हुआ है,
फिर उसी को आगे समेशन यूज़ किया हुआ है। तो फॉर्मूला बड़ा है लेकिन जो यूज़ हो रही है चीज़ें वो बहुत ही कम है। एक्स और वाई मतलब वही रैंक्स हो गई उनकी। तो अब एग्जाम्पल ये क्या ले रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन BHS होपलेसनेस स्केल और वो जो डिप्रेशन वाला जो था इन्वेंट्री, उसके बीच के रिलेशनशिप को अब एज एन एग्जाम्पल ये लेंगे। स्टेप्स क्या हैं इसके, इफ द डेटा, वही स्टेप्स है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 यहाँ इन्होंने लिखा नहीं हुआ बट वही चीज़ है आपका। स्टेप 1 यही है कि डेटा अगर रैंक में नहीं है तो उसको रैंक ऑर्डर में चेंज करो। कैसे करना है वो मैं बताऊंगी अभी रैंक में चेंज, क्योंकि यहाँ पे सेम रैंक्स आ रही है ना, कहीं कहीं पे तो ये थोड़ा फ़र्क है। एंड अप्रोप्रिएटली रैंक द टाइज, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब वो रैंकिंग जो करना है वो ढंग से होनी चाहिए आपकी। कंप्यूट द रैंक ऑफ स्क्वायर, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करना है रैंक्स का ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। इट इज़ इन कॉलम नंबर 6 एंड 7। तो ये जैसे यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर किया हुआ है कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 6 और ये 7 है। तो उसको इन्होंने अब क्या किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने डी नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी चाहिए ही नहीं हमें, इस फॉर्मूले में कहीं भी डी नहीं है। तो इसलिए आपका जो स्टेप था कि दोनों रैंक को माइनस करो फिर स्क्वायर करो, उसकी जगह क्या है, पहले ही आपको रैंक को स्क्वायर करना है। मल्टीप्लाई रैंक एक्स और वाई, फिर दोनों रैंक्स को मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ मांगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता चल जाएगा आपने करना क्या क्या है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो रैंक्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है कॉलम 8 में। ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल कॉलम, सबका समेशन निकाल लो। तो यही स्टेप्स हैं जो 1 2 3 यहाँ जैसे लिखा हुआ है। पहला स्टेप क्या है कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के स्कोर लिखो। दूसरा स्टेप क्या है कि उनकी रैंक्स निकालो। तीसरा स्टेप क्या है, उनका स्क्वायर करो। अगला स्टेप क्या है कि उनको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फॉर्मूले में कंप्यूट करो। तो जैसे टेबल बना हुआ है वैसे ही आपके स्टेप्स भी हैं। अब इसमें रैंक कैसे निकालना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर 1 रैंक दी हुई है एक्स में। अगर हम सिर्फ एक्स को देख रहे हैं, हम ये वाला देख रहे हैं, ये रैंकिंग कैसे करी हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 10 लोग हैं, यहाँ पे भी सब्जेक्ट 10 हैं और ये इन सब की रैंक्स हैं। ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये समेशन है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये समेशन है, इनका टोटल है सबका। तो इन्होंने शायद असेंडिंग ऑर्डर से किया हुआ है, इसलिए जो सबसे कम मार्क्स है ना 5, उसको उन्होंने रैंक दिया 1। फिर 5 के बाद 6 आता है तो 6 को इन्होंने रैंक दिया 2। फिर उसके बाद 7 आता है तो 7 दो है ना 7। तो किसको रैंक 3 जाएगी किसको 4 जाएगी ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही मतलब सेम नंबर हैं। तो आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि एक को 3 रैंक दे दो एक को 4 दे दो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम दोनों ही रैंक को ऐड कर लेते हैं, तीसरी रैंक और चौथी रैंक, और दो दो है ना, दो से डिवाइड कर दो तो दोनों को ही सेम रैंक मिल जाएगी 3.5 3.5। तो हमने तीसरी चौथी रैंक नहीं दी, उन दोनों को आधी आधी बांट दिए रैंक, ठीक है। तो बराबर हो गया ना, क्योंकि स्कोर बराबर है रैंक बराबर हो गई। अब तीसरी चौथी रैंक हम दे चुके हैं, अब हमने 5वीं रैंक देनी है। तो 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 9th आ रहा है। तो 9 को हमने दे दी 5वीं रैंक। 9 के बाद 10 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, 11 आ रहा है। तो अब 11 दो हैं, 11 नंबर भी 2 है, ये भी 11 है ये भी 11 है। और हमें रैंक कौन सी देनी है, इसमें हमने देनी है रैंक 6th और 7th। तो क्या करेंगे, 6 और 7 डिवाइडेड बाय 2। तो y का हम देख लेते हैं, ये y है इधर और ये इसकी रैंक है, बिल्कुल उसी तरीके से की हुई है जैसे x की करी थी। सबसे छोटा नंबर 7 है, 7 को दे दी रैंक 1। उससे बड़ा नंबर है 8 और ये 2 बार है, तो दोनों को दे दी 2.5 रैंक 2.5 2.5। कैसे आई, 2 और 3 देनी थी लेकिन 2 और 3 कर नहीं सकते, सेम स्कोर है, तो 2 और 3 के बीच का दे दिया 2.5 2.5। अब इसके बाद 8 से बड़ा नंबर 9 है, तो इसको 4th रैंक मिलेगी, क्योंकि 2 और 3 तो यहाँ यूज हो गया ना, 2 और 3 आपके 2.5 और 2.5 में यूज हो गया, तो इसको चौथी रैंक दे दी। ये निकाला कैसे 2 और 3 का बीच का, 2 + 3/2 ऐसे करके, तो ये 2.5 आया।
उसके बाद चौथी रैंक थी तो वो 9 को मिल गई। फिर 9 के बाद हमने 5वीं रैंक देनी है, तो वो 12 नंबर है 9 के बाद, और 12 नंबर भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी अब क्या करेंगे, 5वीं रैंक प्लस छठी रैंक को डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आएगा 11/2, दैट इज 5.5। तो दोनों को 5.5 मिल गई रैंक। तो हमने 6 रैंक तक दे दी। अब हमें 7th रैंक देनी है, तो 12 से बड़ा नंबर है 14, तो इसको हमने 7वीं रैंक दे दी। फिर 14 से बड़ा नंबर है 15, इसको हमने 8वीं रैंक दे दी। और 15 के बाद जो बड़ा नंबर आता है वो 16 है, जो कि 2 बार है। तो अब 8वीं रैंक के बाद कौन सी आनी है, 9वीं और 10वीं रैंक आनी है ना। दो लोग हैं तो एक को 9th एक को 10th देनी है, पर ये बराबर हैं दोनों, तो दोनों का अगेन वो कर लिया, मीन निकाल के बीच का निकाल लिया, तो वो हमारा आ जाएगा 9.5। तो दोनों की रैंक हो जाएगी 9.5। तो ऐसे ही एक्स की करी थी, ऐसे ही वाई की कर दी। इस तरीके से हमने रैंक्स निकाल ली। फिर एक्स की रैंक का स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे, ये जो स्क्वायर किया हुआ है ये एक्स की रैंक्स का स्क्वायर है, यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर है। और ये वाई की रैंक का स्क्वायर है, इस चीज़ का स्क्वायर है। और उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है अब यहाँ पे, आपको कैलकुलेटर मिलता है एग्जाम में वैसे, और नीचे इन सबको ऐड करके समेशन निकाला हुआ है। अब देखो फॉर्मूले में तो खाली अब आपको उठा उठा के रखना है। समेशन ऑफ एक्स वाई मतलब इनको जो मल्टीप्लाई कर रखा है इसका समेशन कितना है, तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये समेशन ऑफ एक्स वाई। फिर समेशन एक्स और समेशन वाई मतलब एक्स और वाई का अलग अलग क्या समेशन है, तो ये समेशन एक्स है और ये समेशन वाई है, दोनों 55 है, यहाँ लिख दिए। एन मतलब कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अब नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हमने यहाँ कर रखा है, तो इसका समेशन यहाँ आ गया। फिर ब्रैकेट में समेशन एक्स का स्क्वायर है, समेशन एक्स यानी ये 55 का स्क्वायर इधर, और नीचे 10 अगेन, ऐसे ही वाई का भी। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं ऊपर, बस फॉर्मूले पुट करना है। आपका कोरिलेशन आ रहा है 0.902, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। आगे यही इन्होंने समझाया हुआ है कि सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू द रिलेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव, और ये 0 के बहुत ही क्लोज है, इसका मतलब दोनों की रैंक्स में बहुत ही हाई कोरिलेशन है। अब इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग कैसे करनी है, मतलब कि हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो जैसे पहले बताया कि नल बोलता है कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ऑल्टरनेट बोलता है कि कोरिलेशन है, और ये इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब हमने टू टेल टेस्ट देखना है। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं 0.05, तो हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है वो आती है टेबल में 0.648, और अगर हम दोनों का ही ले लें इन्होंने, अगर हम 0.01 लेते हैं तो आती है 0.794। तो दोनों ही इन्होंने सिग्निफिकेंस वैल्यू के लेके आपको बता रखे हैं। हमें वैसे एक ही लेनी होती है जो क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। तो क्वेश्चन पेपर में आपको अगर 0.5 दी होगी तो आप उसकी क्रिटिकल वैल्यू लोगे टेबल में से, अगर आपको क्वेश्चन में 0.01 दी होगी तो उसकी लोगे। इन्होंने दोनों की ही ले लिया, और आप देख रहे हो कि दोनों की ही क्रिटिकल वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 0.8 है, और दोनों ही केस में क्रिटिकल वैल्यू 0.6 और 0.7 है, उससे कम है। तो जो हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज लार्जर देन क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे 0.01 में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि ज़ीरो नहीं है सिग्निफिकेंट, वो है रिलेशन है, ज़ीरो नहीं है, कुछ ना कुछ कोरिलेशन है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम दूसरा भी लेते 0.05 भी लेते तो भी हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना था। और ये ऑब्वियस सी बात है कि डिप्रेशन और होपलेसनेस में रिलेशन है, इसलिए नल हाइपोथेसिस सही नहीं हो सकता, और वही चीज़ हुई है। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ आर, तो दूसरे में भी यही बोल रहे हैं कि ज़ीरो मतलब कभी भी आपकी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन लार्जर देन क्रिटिकल वैल्यू, तो उस केस में रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये चीज़ आपको बेसिकली याद रखनी है, चाहे वैल्यू कुछ भी हो। और अभी तो हमने 10 लिया है ना सैम्पल साइज, हम 10 से ज़्यादा लेते हैं अगर, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करेंगे, जिसमें हमें टी निकालना होता है, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-2।
तो n-2 मतलब 10 लोग हैं, तो n-2 8 हो जाएगा, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये फॉर्मूला है टी का, तो यहाँ पे हमने लिखा अपना जो कोरिलेशन आया है आर एस की जगह, फिर अंडर रूट में n-2 यानी कि 8 आ जाएगा, फिर नीचे 1 माइनस कोरिलेशन यानी कि आपका जो 1 माइनस कोरिलेशन का स्क्वायर है। तो ये यहाँ इन्होंने कंप्यूट करके दिखाया है। तो यहाँ पे हमारी टी वैल्यू आ रही है 4.022। तो अगर हम क्रिटिकल वैल्यू देखें दोबारा 0.01 में, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 में, तो ये कैसे देखा जाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ लिखी होती है 1 2 3 4 5 6, ये आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टेबल होता है जो आपको एग्जाम में मिलेगा। और उसके सामने हम देखते हैं 0.01 या 0.05 जो भी आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो ये कह रहे हैं 3.355 आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ये वाली क्रिटिकल वैल्यू ये आ रही है। और हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू कितनी है? 4 है, और क्रिटिकल आ रही है 3 आ रही है अगेन। तो यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन क्रिटिकल वैल्यू। तो हमने क्या करना है? रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये इस तरीके से आपको टी से क्यों निकालना है? क्योंकि आपको जो हम रियल लाइफ में जब हम करते हैं रिसर्च, तो 10 थोड़ी होता है सैम्पल साइज, मिनिमम 50 100 ऐसे होता है। तो इसलिए हमें टी निकालना ही होता है। तो आपको हमें इसलिए ये ज़रूरी था बताना कि करना तो ऐसे ही होता है। यहाँ तो 10 से कम था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ऐसे आपको बता दी पहले, लेकिन हमें टी निकालना होता है। तो इस तरीके से स्पीयरमैन्स रो निकालते हैं कोरिलेशन, जिसमें हम रैंक्स का यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो और एक टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, जिसको हम कैंडल्स टाउ बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।